ये है कि जियो ने, और मतलब जियो का रिलायंस के साथ क्या कहानी, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इतिहास कुछ यूं है कि रिलायंस के पास जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसमें से जियो जब बाजार में आया था तो टेलीकॉम सर्विसेज के लिए आया था। आप और हमको एक पल के लिए लगा कि ये तो केवल यहीं रह जाएंगे बाकी और प्रोवाइडर्स की तरह, बाकी और प्रोवाइडर्स की तरह मतलब जैसे एयरटेल आज तक बस वही देता रह गया। एयरटेल के द्वारा सर्विसेज के नाम पर अगर कुछ किया गया तो वो घर पर इंटरनेट का केबल पहुंचा दिया, बस ये एक एडिशनल काम है। इन्होंने लेकिन जियो को बहुत सारे नाम से और बहुत सारे काम में पहुंचा दिया। पहले जियो जियो का एक मास्टर ऐप, फिर मास्टर ऐप के अंदर जियो एंटरटेनमेंट, फिर जियो एंटरटेनमेंट ने जियो हॉटस्टार ले लिया। जियो हॉटस्टार एक अलग ब्रांड बनकर अब काम करना शुरू हो गया, अब आईपीएल देखा जा रहा है। ऐसे ही जियो जब शुरू हुआ आप लोगों को उस ऐप के थ्रू रिचार्जेस करा करके पहले जियो में अकाउंट खुलवा दिया गया। जियो के अंदर बिल्कुल पेटीएम फोन पे जैसा एक पेयर अकाउंट बन गया। फिर जियो को उसी सर्विसेज को निकालकर इन्होंने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बोल दिया। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को मतलब आप और हम तो एक तरह से केवल उपभोक्ता रह गए कि हां भाई हम तो पैसा खर्च करते हैं जियो सर्विसेज के लिए, लेकिन आपके डेटा से इन्होंने अपनी कई सारी कंपनियां उस समय बना ली। लोग जहां एक और ये समझने में उलझ रहे थे कि इतना सस्ता करके ये क्या ले रहे हैं, तो सही मायने में वो आपका पूरा एक्सेस ले रहे हैं और वो लेने में कामयाब हुए। अब आपके लगभग 44 करोड़ भारतीय यूजर्स हैं जिनका डेटा जियो के पास बेहतर तरीके से है, और उसी के चलते फेसबुक वाले जो व्हाट्सएप वाले भैया जो हैं वो आकर के उनसे टाई अप किए। हर कंपनी बस उसी डेटा के चलते इनके साथ आकर चलती चली जा रही है। अब उसी डेटा में इन्होंने अपने उस पूरे सिस्टम में से फाइनेंशियल सर्विसेज को अलग किया। कब अलग किया? वर्ष 2022 में, अक्टूबर 2022 में इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में से फाइनेंशियल सर्विसेज को हटा करके जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से अलग लिस्ट कर दिया, और जो भी इन्वेस्टर्स थे उनको एक एक शेयर और बांट दिया कि लो भैया यहां जाओ और हम सबको ये चीज दे रहे हैं। वर्ष 2023 में ये जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है यही ब्लैक रॉक के साथ भारत में एंट्री करती है। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड यह है कि वो जियो के साथ शुरुआत में आपको उस मास्टर ऐप में दिखता था, अब वो अलग हो गया है। उस ऐप से बाहर निकाल के जियो हॉटस्टार की तरह उसको साइड में ले जाके खड़ा कर दिया है। जियो सिनेमा ने कभी हॉटस्टार के साथ करके अब जियो हॉटस्टार अलग हो गया। ऐसे उसमें से अब समझो कि जियो का जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो ब्लैक रॉक के साथ मिलकर के अलग से एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के अंदर आकर खड़ा हो गया है। ठीक है साहब। जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक ने मिलकर के इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया। लगभग 150 मिलियन, दोनों ने 150 मिलियन डॉलर के आसपास देश में निवेश करेंगे और हम धंधे को बनाएंगे। वास्तविकता में तो पैसा उगाने का काम था, लेकिन हां निवेश के नाम पर थोड़ा फील गुड आता है कि ये निवेश करेंगे। निवेश किस में करेंगे? ऑफिसेज खोलने में, लोगों को हायर करने में, बढ़िया बढ़िया जो कहीं और नौकरी कर रहे हैं उन लोगों को लेकर आने में कि जाओ भाई सब जगह से लेकर के आओ। कुछ उस तरीके से इन्होंने निवेश का प्लान किया और यही खबर बनकर आई। ब्लैक रॉक ने भी इस बात को डाला कि हां भाई इंडिया में भी हम ऐसा करने जा रहे हैं। अब यहां से एक गलत मैसेज जो नहीं लेना है वो ये है कि भाई क्या पूरी तरह से ब्लैक रॉक के काम जो मतलब जितना बड़ा व्यापार है उसमें अंबानी को 50% भागीदारी मिल गई है क्या? आंसर है जी नहीं। तो फिर क्या हुआ है? भारत के व्यापार में 50% भागीदारी है उसकी। ऐसा नहीं है कि अंबानी जाकर के ब्लैक रॉक का जो इतना ट्रिलियन का कारोबार है उसके भागीदार बन गए। इंडिया में 50-50% व्यापार हो गया है। ब्लैक रॉक के आने से लोग इनकी इज्जत बढ़ाने लग जाएंगे। अगर जियो खुद लेकर म्यूचुअल फंड आता तो शायद इनको इतनी अच्छी शुरुआत ना मिलती, लेकिन जैसे ही अब इनके साथ ब्लैक रॉक आया है तो लोगों के दिमाग में ब्लैक रॉक की इमेज और जियो की इमेज एक साथ मिल गई, और इसी के चलते इन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकरेज बिजनेस के अंदर एंट्री मार दी। अप्रैल 2024 की खबर है जिसमें इन्होंने ब्रोकरेज बिजनेस में भी, अब ब्रोकरेज बिजनेस से जो बड़ी न्यूज है वो यही कि देश के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स चल रही हैं जो कि लोगों को मतलब ट्रेड करवाती हैं। तो क्या ऐसे में भारत में ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं जो ब्रोकरिंग फर्म्स हैं, चाहे जीरोदा है, एम पैसा है या फिर ये एंजल वन है, इन सबको इस क्षेत्र में कंपटीशन मिलने वाला है क्या? यह आने वाला समय देखने वाली बात होगी। फिर साहब समय बीतता गया और फाइनली ये वाली खबर निकल कर आती है कि सरकार ने इनको पहले इन प्रिंसिपल परमिशन दी कि आप ये काम कर सकते हो। फिर ब्लैक रॉक ने अपनी तरफ से लगभग 117 करोड़ रुपए निवेश किए और आज देश में खबर यह बन जाती है, असल में कल की खबर है, कि जियो ब्लैक रॉक दोनों को अप्रूवल मिल जाता है कि अब आप म्यूचुअल फंड शुरू कर सकते हो। तो इनका म्यूचुअल फंड शुरू होते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से एक बड़ा सा पत्र जनता के नाम संदेश के रूप में आता है और उसके अंदर यह बात पूरी तरह से मेंशन करते हुए कहते हैं कि हमें ब्लैक रॉक का अलादीन मिल रहा है। अलादीन ब्लैक रॉक ग्लोबली रिनाउंड प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म
अब ये हमें मिल जाएगा। ये इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी। कुल मिलाकर देश की जनता को ये अवेयर किया जा रहा है कि आपके निवेश को सही से सही दिशा देने के लिए हमको अलादीन प्रोग्राम भी ब्लैक रॉक के साथ मिल रहा है। अगर आप निवेश करेंगे तो ये निवेश अलादीन के माध्यम से सही दिशा में होगा। जैसे इतने लोगों का ट्रस्ट है, आप भी इस पे अपना ट्रस्ट कर सकते हैं। कुछ उस तरह की बातें यहां पर कही गई। साथ में एक व्यक्ति जो यहां अपॉइंट किया गया वो बड़ी न्यूज बटोर रहे हैं, और वो हैं एमडी एंड सीईओ सिड स्वामीनाथन, जिन्हें मतलब इसका जियो ब्लैक रॉक का एमडी सीईओ बनाकर इंडिया भेजा गया है। ये जो एमडी सीईओ हैं सिड स्वामीनाथन, असल में इन्होंने ब्लैक रॉक को यूरोप में हेड किया हुआ है। सिड स्वामीनाथन को 20 साल का असेट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। खुद के पोर्टफोलियो में ये $1.25 ट्रिलियन का कंपनी का कुल एसेट प्रबंधन अगर 11.5 ट्रिलियन का है, तो उसका 10% अकेला सिड स्वामीनाथन ऑलरेडी एसेट मैनेज कर रहे थे। उन्हें भारत के अंदर अपॉइंट कर दिया गया है कि आप संभालिए इस पूरे पैसे को और बताइए कहां कहां पर निवेश करना है। ये है सिड स्वामीनाथन। ये अक्सर भारतीय लोग बाहर जाकर के मचाते हैं, उस तरह के लोगों में से एक रहे हैं। दोनों मिलकर के साहब अब देश के अंदर जियो और ये मिलकर के काम करने वाले हैं। ठीक है साहब।